मेरी बेटी बोलती है मम्मी मेरे को रोटी बनाना सिखाओ, रोटी बनाना सिखाओ। तो खिलौने में बेलना चौकी वगैरह है, बेलन चौकी वगैरह लेके आ गई, है ना। मेरे को रोटी बनाना सिखाओ मेरे इसमें। क्यों? पापा को बना के खिलाना है मेरे को। हाँ, कल परसों की बात है, कल को लड़ दी भाई मेरे से पहले। रोटी क्यों बना ली, मेरे को बताई क्यों नहीं रोटी? दुर्ग में तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कोरोना। तो 250-250 लोग निकल रहे हैं। रहता वहाँ कोरोना निकल गया, कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ है अभी। हाँ? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोरोना निकल गया है। कहाँ पर? घर के आस पास में। कहाँ पर निकल गया बोला? वो बालोद में। हाँ। दिन बढ़ता जा रहा है, इस साल तो कॉलेज लग नहीं रहा है, अब दिसंबर तक खुलेगा। दिसंबर तक तो नहीं खुलेगा। नहीं, बढ़ रहा है वहां तो ठीक है, चलो बढ़ रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं। आज का न्यूज में देखा? आज के न्यूज में क्या हुआ? 11-12 लोग मर गए दुर्ग में। उनकी एज भी वैसी नहीं थी जितना ये लोग बताते हैं। कम एज के लोग भाई। हाँ, उसका रीजन लिख रहा है कि हॉस्पिटल में कुछ किया ही नहीं। हाँ। हाँ क्या? प्राइवेट में जाने से ले लेते हैं, प्राइवेट में जाने से ले। यस सर। चलो क्लास चालू करें, लगभग सभी लोग आ गए। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फार्मूला मैंने बोला था नोट कर लो, W v² / g। ठीक है, तो मैं एक बार जो पिछले बार अपने को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, है ना, मैं एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ क्या क्या चीज अपन ने देखा था। ये हमने डिराइव किया था T1/T2 = e⁻μ⁴ ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन। जो बेल्ट होता है उसके दोनों साइड में टेंशन फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब बेल्ट को दोनों साइड से खींचना पड़ता है ना। अगर खींच के नहीं रखोगे
तो बेल्ट जो है वो पुली के ऊपर लगेगा ही, दोनों साइड से पकड़ के ऐसे टाइट खींच के रखना पड़ता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेल्ट को अपने को वहां पर पुली के ऊपर फिट करके नहीं रखना है, पुली के ऊपर लगाने के बाद उसको घुमाना भी है ना। तो जैसे देखे हो ना, दही वही मथते हैं, देखे हो दही है। अब तुम्हारे जमाने में अभी दही मथना उतना दिखता भी नहीं होगा, लेकिन यस सर देखे हैं। देखे हो ना देखें। है। लेकिन वो सीरियल वीरियल बहुत आता है, कृष्णा कृष्णा वाला, है ना, उसमें दिखाता है। ठीक है, वो रस्सी लगा के एक तरफ से खींचते हैं तो दूसरी तरफ से छोड़ना भी पड़ता है, होता है कि नहीं, है ना। यस सर। एक तरफ से खींचते हैं, मतलब उस तरफ अपन ज्यादा टेंशन लगाते हैं, और दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है कि रस्सी को छोड़ ही देते हैं, है ना। बस ये है कि उसको भी खींच के रखते हैं लेकिन कम, है ना। रस्सी टाइट तो रखना ही पड़ता भाई, है कि नहीं, दोनों साइड से। रस्सी को सीधा रखने के लिए रस्सी को खींच के तो दोनों तरफ से रखना पड़ता है, लेकिन एक तरफ ज्यादा खींचते हैं और एक तरफ कम, उससे क्या होता है, वो घूमता है ना। तो ये जो कम ज्यादा फोर्स है ना, एक्चुअल में दोनों टेंसाइल फोर्स, ठीक है, दोनों जो है पुली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर से ऐसे बेल्ट को चढ़ा रहे हैं तो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो एक टेंशन है वो ज्यादा है और एक कम है, ताकि बेल्ट घूम सके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशंस, एंड इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, e to the power mu beta. Mu is coefficient of friction between what, coefficient of friction किसके बीच में, कहाँ का, बताओ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो किसी चीज के बीच में होगा ना। बेल्ट और पुल्ली के बीच में। हाँ, बिटवीन मटेरियल होता है ना, बेल्ट मटेरियल एंड पुली मटेरियल। ठीक है, बेल्ट मटेरियल एंड पुली मटेरियल। और बीटा तो अपने को मालूम है, एंगल ऑफ लैप है ना। तो ये हो गया। चलो इसके आगे हम देखे थे रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन इन रोप एंड वी बेल्ट ड्राइव। रोप और वी बेल्ट ड्राइव का ये फिगर नंबर सी देखो आप, फिगर नंबर सी। फिगर नंबर सी तो वही फिगर है जिससे T1/T2 का रेशियो e टू द पावर म्यू बीटा डिराइव किया। ठीक है, तो ये फिगर जो है, कहने का मतलब ये है कि चाहे रोप हो, चाहे फ्लैट बेल्ट हो, चाहे वी बेल्ट हो, हर जगह डेरिवेशन एक ही स्टाइल में होता है। ठीक है, फिगर नंबर नंबर सी जो है ना, वो ये दिखा रहा है कि आप कोई भी बेल्ट ले लो, वो डिराइव वैसी होगा, क्योंकि फोर्सेस वैसे ही लगते हैं, लेकिन फर्क क्या है, छोटा सा एक ही फर्क है कि जो फ्लैट बेल्ट होता है उसका नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ना। नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, क्योंकि बेल्ट जो है वो पुली के ऊपर लगा रहता है, तो पुली उसको वर्टिकल डायरेक्शन में उसके वेट को संभालता है ना। तो वेट जो संभाला जाता है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्लैट सरफेस के ऊपर, मतलब फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ रोप और वी बेल्ट में आप देखो, रोप और वी बेल्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ दिख रहा है, फ्लैट बेल्ट से कुछ अलग दिख रहा है। फिगर नंबर ए एंड बी में देखो आप, क्या फर्क है, सर बोलो बोलो बोलो, इसको भी समझ में आता है तुरंत बोलो। अरे गलत भी बोल दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में कटा हुआ है नहीं सर, आता है। बीच में गैप है, दोनों बीच में गैप है, कटा हुआ है। ये जो वी टाइप का आपको दिख रहा है ना, वी वी टाइप का जो शेप आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। ये समझ लो कि आ,
ये वी टाइप का शेप तुम कहाँ देखे होगे, मैं बता रहा हूँ। जो साइकिल का जो रिम होता है ना, जिसके ऊपर अपन टायर चढ़ाते हैं, देखे हो ना? साइकिल का जो लोहे का है, स्टील टाइप का जो दिखता है, स्पोक वाला रिम, जिसके ऊपर अपन टायर चढ़ाते हैं, तुम देखे हो उसमें गड्ढा रहता है ना? फ्लैट तो नहीं रहता, है ना? हल्का सा गड्ढा रहता है, ठीक है? तो वो जो साइकिल वाला रहता है वो हल्का सा कर्व्ड शेप में रहता है, ठीक है? अगर वो कर्व्ड शेप की बजाय उसमें वी शेप बना रहे, तो उसको ड्राइंग में ऐसा बनाएंगे जैसे यहाँ, ठीक है? ये केवल पूरा चक्कर ना दिखा के है, ऊपर का पोर्शन भर को दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शन को, कि उसमें वी टाइप का एक गड्ढा गहरा बना हुआ है, ठीक है? जिसको बोलते हैं वी ग्रूव। क्या बोलते हैं? वी ग्रूव। और इस वी ग्रूव में जिस तरीके से अपन टायर को घुसा देते हैं ना रिम के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर रोप को फंसा देते हैं, है ना? या वी बेल्ट को फंसा देते हैं, ठीक है? तो रोप को फंसा देते हैं तो चलो रस्सी तो समझ में आ जाता है, रस्सी गोल होता है। लेकिन ये वी बेल्ट को देखना जरा, ये वी बेल्ट जो है ना, ये वी शेप का नहीं होता है। इसका नाम जरूर वी बेल्ट है, लेकिन ये वी शेप का होता नहीं है ये, ठीक है? ये होता है ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम शेप का होता है। मतलब आप एक वी शेप ले लो और उसको नीचे से फ्लैट काट दो, तो ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है? तो ये जो है वी बेल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको वी ग्रूव पुल्ली में लगाते हैं ना, वी ग्रूव वाली पुल्ली के ऊपर उसको लगाते हैं, इसीलिए उसका नाम वी बेल्ट, ठीक है? और वो वैसे भी वो वी क्रॉस सेक्शन से बनता है, वी क्रॉस सेक्शन को नीचे से काटने के बाद ही वो बन पाता है ना? तो अब उसको नाम दिया गया वी बेल्ट। अब आप एक चीज इसमें खासियत ये देखो, मैंने क्या बोला, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, एक तो डिफरेंस ये है कि ये वी ग्रूव में फंसा हुआ है। जो फ्लैट बेल्ट होता है उसमें कोई ग्रूव नहीं होता, है ना? वो एकदम फ्लैट रहता है, पुल्ली उसकी फ्लैट रहती है, और उसके ऊपर से बेल्ट चढ़ा रहता है, जैसा कि अपन आटा चक्की वगैरह में देखते हैं, ठीक है? और ये जो रोप रोप है या वी बेल्ट है, ये अपने को वैसा दिखता है जैसे अपन टायर लगवाते हैं के ऊपर, ठीक है? हल्का गड्ढा होना जरूरी है, ठीक? और जैसा अपन कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी लगाते हैं, तो जो पुल्ली होता है वो पुल्ली में हल्का सा गड्ढा होता है। नहीं गड्ढा होगा तो वो तो रस्सी तो पुल्ली से एक ही बार में निकल जाएगा फट से, है ना? तो इसीलिए अपने को हल्का सा गहरा गड्ढा होना जरूरी है, ताकि वो रस्सी वहां फंसा रहे, ठीक है? या वी बेल्ट वहां फंसा रहे, ठीक? तो क्या रहने आओ। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो रोप हो चाहे वी बेल्ट हो, क्योंकि ये बॉटम तक टच नहीं करता, ठीक है? इसलिए इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे से तो आएगा नहीं, है ना? नीचे बॉटम तक तो टच नहीं करता, तो जहां टच करेगा वहीं से तो रिएक्शन मिलेगा ना, जहां सरफेस को टच करेगा। तो ये सरफेस को टच करता है दो कोने में, ये देखो दो साइड में, साइड बोल लो, है ना? दोनों साइड में ये जो वी ग्रूव बना है ना, इस वी ग्रूव के दोनों साइड में ये टच करता है। और टच करता है तो वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन दोनों साइड में वहां प्रोड्यूस होता है, दोनों का वैल्यू सेम रहता है ना? क्योंकि जो वी बना है वो दोनों साइड का एंगल इक्वल है ना? इसीलिए दोनों साइड का नॉर्मल रिएक्शन जो आता है, Tn1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नॉर्मल रिएक्शन इक्वल आता है दोनों साइड पे, ठीक है? और हमको करना कुछ नहीं है, ये जो Dn1 है इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, एंड दैट विल बिकम Dn, मतलब टोटल नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ, ये
तुम अगर इसको एंगल के फॉर्म में देखोगे तो दिस एंगल इज व्हाट, हाँ, ये देखो, ये एंगल कितना होना चाहिए भाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वर्टिकल एंगल, कॉस थीटा। ये देखो थीटा नहीं है जी, यहाँ थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पर है अल्फा। ठीक है, ये जो एंगल है ना, दिस इज अल्फा। अल्फा का एको है क्योंकि ये जो वी ग्रुप बना है ना, ये जो वी ग्रुप बना है, इस वी ग्रुप का एंगल है 2 अल्फा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पुल्ली ग्रुव एंगल। ये पुल्ली का ग्रुव है और ये उसका एंगल है, तो पुल्ली ग्रुव एंगल। और आधा आधा करने से ये अल्फा अल्फा होता है, इधर अल्फा और उधर अल्फा, तो ये दिस इज नेम्ड एज 2 अल्फा। ठीक, तो अगर मैं डी एन वन का एंगल निकालूं तो डी एन वन का एंगल जो बनता है ना, वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनता है। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डी एन वन, बताओ। डी एन वन का वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा दोनों साइड का, वो कितना आएगा, तो दिस विल बी डी एन वन। अब हॉरिजॉन्टल में तो कॉस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन, डी एन वन साइन अल्फा। ठीक है, तो ये दो हो जाएगा, इधर का और इधर का दोनों मिला के ये बन जाएगा 2 डी एन वन साइन अल्फा। तो डी एन इज इक्वल टू 2 डी एन वन साइन अल्फा। ठीक है, बस यही एक फर्क है भाई, ये अपना रो पुल्ली और वी बेल्ट, ये फ्लैट बेल्ट और रो और वी बेल्ट, बस यही एक फर्क है। इसका डी एन का वैल्यू जो है दैट इज 2 डी एन वन साइन अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमको मिल जाता है डी एन वन। डी एन वन जो है ना, डेट इज अननोन। ठीक है, तो वी फाइंड हियर डी एन वन, एंड डी एन वन विल बी इक्वल टू डी एन अपॉन 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से डी एन वन अपने को मिल जाता है। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट है, देखो ये इतना डेरिवेशन नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना कि साइड से रिएक्शन लगता है, ठीक है, और उससे हम निकाल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वगैरह में काम आता है। चलो अब आगे बढ़े, अब अपन सीधा इसके उसमें आ जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि दुनिया भर का कहानी में लिखा हुआ है, ये देखो 2 अल्फा इज द एंगल ऑफ द ग्रुप, है ना, ऐसा वैसा। फिर ये यहाँ लास्ट में देखो डी एन इज इक्वल टू डी एन वन साइन अल्फा प्लस डी एन वन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 डी एन वन साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद फिर ये डी एन वन निकाले डी एन अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद अपन डी एफ निकाले फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू डी एन वन प्लस म्यू इनटू डी एन वन, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 2 म्यू डी एन वन। ठीक है, डी एन वन का वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिए नीचे। ये सब डिराइव करने की तुमको जरूरत नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ, है ना। ये वाला डी एन वन जो है वो यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रखने के बाद अपना ये डी एफ निकल आया, है ना। डी एफ निकल आया तो डी एफ इज इक्वल टू क्या बना, म्यू इनटू कॉस अल्फा डी एन। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला थोड़ा कट गया लगता है।
चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाइनली, नहीं कटा नहीं है, बुक में इतना ही दे रखा है ना, टी एफ इज इक्वल टू इतना निकल जाएगा। और फाइनली फिर वही पुराने डेरिवेशन में जाओ और वैल्यू वगैरह पुट करो, तो आपको मिलेगा फाइनली T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e टू द पावर न्यू बीटा cosec अल्फा, न्यू बीटा cosec अल्फा, ठीक है, cosec अल्फा। ये जो फार्मूला है दिस इज फॉर वी बेल्ट एंड रो, ठीक है, फ्लैट बेल्ट में नहीं लगता भाई ये वाला, वी बेल्ट एंड रो, ठीक है। तो ये हो गया भाई, यहाँ तक हम पिछली क्लास में देख चुके है ना। अब आते हैं, नहीं अब ये तो हमने ये भी देखा हुआ था सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है। अब मैं इसका कहानी फिर से रिपीट नहीं करता। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ये है कि बस इतना ध्यान रखना कि बेल्ट जो होता है बेल्ट भारी होता है ना, हल्का बेल्ट भी होता है भारी बेल्ट भी होता है। अगर बेल्ट ज्यादा भारी हो गया तो आप पुली के ऊपर तो हमको उसको घुमाना है, तो बेल्ट जब घूमेगा तो बेल्ट पुली से बाहर फेंका जाएगा, ठीक है, अपने वेट की वजह से। तो उसको वहां पर संभाल के रखने के लिए हमको अंदर की तरफ बेल्ट को खींच के रखना होगा ताकि वो उतरे नहीं, है ना। और वो जो अंदर की तरफ फोर्स हमको लगा के रखना होगा, ठीक है, उसको बेल्ट को पुली से बाहर फेंकाने से रोकने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये देखो उसको टीसी से डिनोट करते हैं, टीसी, ठीक है। ये दोनों तरफ से हमको खींच के रखना पड़ता है। आपको पता होगा कि इधर टेंशन T1 लगता है, T2 लगता है, इधर टेंशन T1 लगता है, ठीक है। तो T1 और T2 जो है ना ये बेल्ट को रन करने के लिए जो टेंशन होता है ना वो है, ठीक है। T1 एंड T2 आर ड्राइविंग टेंशन बोलना चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग टेंशन। और TC जो है ना, TC इज जस्ट टू बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड इन द बेल्ट ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे T1 T2 तो बेल्ट को रोटेट करने के लिए लगाना है, और रहा TC, तो TC जो है ना वो मुझे बेल्ट को बैलेंस करने के लिए लगाना है। तो T1 प्लस TC और T2 प्लस TC ये दोनों लगाना पड़ता है। एक सेकंड, हाँ आदर्श बोलो, आ जा 10-15 मिनट में आ जा। हाँ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, T1 भी लगना है TC भी लगना है बेल्ट में। T1 काहे के लिए लगना है, T1 और T2 बेल्ट को ड्राइव करने के लिए, और TC काहे के लिए लगना है, बेल्ट के वेट को संभालने के लिए। लेकिन TC तभी लगेगा जब बेल्ट में वेट होगा, अगर वेट नहीं होगा तो TC का कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो अब TC का फार्मूला क्या होता है, तो TC का फार्मूला होता है, ये देखो ये सब डेराइव किया, छोटा मोटा कुछ है नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और उसको बैलेंस कर दिया, फाइनली ये फार्मूला TC इज इक्वल टू ओमेगा v स्क्वायर अपॉन g, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी ये जो लिखा हुआ है, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी, मैं लास्ट क्लास में बोला था इसको लिख लेना, है ना, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि द वेट ऑफ बेल्ट इज 10 न्यूटन पर मीटर, अच्छा ये वेट जो है ना ये पर मीटर में दिया रहता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताया था कि
पाइप वाइप खरीदने जाते हैं तो पर मीटर के हिसाब से वो मिलता है ना। वैसे ही बेल्ट का वेट भी होता है, पर मीटर दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ कहानी लिखा हुआ उसका है। देखो यहाँ मैं आपको बोला, टेंशन ऑन टाइट साइड जो रहता है उसमें टोटल टेंशन कितना बन जाता है अगर बेल्ट का वेट दिया हुआ हो तो, T1 और TC दोनों मिला के बन जाता है ना, T1 प्लस TC, ये वाला। ठीक है, और जो लूज साइड होता है, लूज साइड में T2 प्लस TC बन जाता है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन द वेट ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द बेल्ट, सो द एक्सप्रेशन TC is same for flat belt, V belt and rope। ठीक है, ये जो TC का फार्मूला है, ये TC का फार्मूला सबके लिए सेम है, W_V² जो है दिस इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, सभी टाइप के बेल्ट में यही लगता है। ये न्यूमेरिकल में अपने को लगाना पड़ेगा। अब ये वाला एक फार्मूला नोट करो जी, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल काम का नहीं है, नोट कर लो। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट कितना होता है, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट ये होता है, खाली फॉर्मूला लिखना है, T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट का मतलब ये होता है, क्या होना चाहिए बताओ, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। अभी अपन ने बेल्ट का टेंशन T1 T2 होता है, अभी अपन ने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्यों लगाते हैं वो भी देख लिया। अब ये एक और इनिशियल टेंशन क्या आ गया, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट, नाम से समझ में आ रहा होगा। इनिशियल टेंशन मतलब शुरू में लगाना, तो शुरू में क्या लगाना है, T1 प्लस T2 बाई 2 के बराबर है ना, या T0 के बराबर एक टेंशन आपको शुरू में लगा के रखना है। क्या होता है, तो बताएगा, किसी को कुछ समझ में आया, इनिशियल टेंशन क्या होना चाहिए। सर आप जो बोले अभी समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया अच्छे से। क्या चीज, इनिशियल टेंशन, जो इनिशियल या टेंशन इन द बेल्ट है ये क्या चीज होता है, क्या होना चाहिए। मतलब तुमको इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा टेंशन है, क्योंकि अपन ने टेंशन T1 T2 ड्राइविंग टेंशन होता बोल दिया। ठीक है ना, TC जो है वो वेट को बैलेंस करने के लिए होता बोल दिया, ताकि बेल्ट पुली से बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये अब एक और टेंशन है इनिशियल टेंशन, ये क्या है, क्या होना चाहिए बताओ, जो समझ में आ रहा है बताओ क्या होना चाहिए। एवरेज टेंशन है। एवरेज तो है ही, ये तो एवरेज तो उसका वैल्यू है कि इनिशियल टेंशन जो है ना, दैट शुड बी टेकन एवरेज ऑफ ड्राइविंग टेंशन। लेकिन ये इनिशियल टेंशन मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब समझो, है ना, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब समझो। देखो, इसका मतलब ये है कि अपन ने जैसे पुली लिया, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बेल्ट रख दिया, ठीक है, अभी मैं बेल्ट को खींच नहीं रहा हूँ, मैं बेल्ट को सिर्फ रख दिया इसके ऊपर। तो ये बेल्ट जब मैं रखूंगा ना, तो ये बेल्ट ऐसा एकदम ऐसा 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 टाइप का रखा रहेगा, होगा कि नहीं? है ऐसा ऐसा, जैसे मान लो कि तुम एक कोई गोल चीज ले लो, है ना, और उसके ऊपर एक रस्सी या धागा जो है उसको रख, ठीक है, तो रस्सी या धागा को रखोगे तो आप देखोगे मुड़ा मुड़ा रहेगा इधर उधर, है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा, है ना, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, मुड़ा मुड़ा रहेगा। तो उसका कारण यह है कि उसको खींच के जब तक नहीं रखोगे तब तक वो प्रॉपर उसकी ग्रिप में कैसे आएगा, है ना, तो ग्रिप ग्रिप में रहेगा नहीं, एकदम ढीला ढाला टाइप का पड़ा रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब हम बेल्ट को लगाते हैं, है ना, जब हम बेल्ट को लगाते हैं पुली के ऊपर, तो शुरू में उसको हल्का सा खींचना तो पड़ता ही है ना, हल्का सा खींच के तो रखना ही पड़ता है। जैसे कि अपन रबर बैंड लगाते हैं, रबर बैंड लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि रबर ले जाके फंसा देते हैं, है ना, रबर को अपन शुरू में चौड़ा करते हैं, है ना, और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो उसको अपन एक्चुअल में अपन उसको जहाँ लगाना रहता है उससे छोटा ही बना के उसके ऊपर चढ़ाते हैं, है ना, तो रबर बैंड को अपन पहले से छोटा कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद उसको फैला के उसके ऊपर लगा देते हैं जहाँ कहीं पे अपने को लगा, तो कस के उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल टेंशन। जो शुरुआत में आप ग्रिपिंग के लिए जो टेंशन देते हैं ना, तो ये दैट इज कॉल्ड इनिशियल टेंशन। दिस इज प्रोवाइडेड फॉर ग्रिपिंग, ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर ग्रिप। अभी क्लियर है इनिशियल टेंशन क्या होता है और क्यों देना होता है? दिस इज प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर ग्रिप, है ना, बिटवीन बेल्ट एंड पुली। ठीक है, आगे बढ़े, फार्मूला बस नोट कर लो इसका। अब आते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट जो है, ये इसका लंबा चौड़ा कहानी इसमें दिया है, इतना लंबा अपने को जरूरत नहीं पड़ता। पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट है, ये बेल्ट वेल्ट लगा देने से एक पुली से दूसरे पुली में पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो एक पुली से दूसरे पुली में जब पावर ट्रांसमिट होता है तो कितना ट्रांसमिट होता है ये देखना है आपने, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था, कौन सा ड्राइवर है कौन सा ड्रिवन है, ये ड्रिवन है, ठीक है, दिस इज ड्रिवन, ये ड्राइवर है, ठीक है। अब ड्राइवर से पावर बन रहा है और वो ड्रिवन में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, लेट T1 एंड T2 बी द ड्राइविंग टेंशन, ठीक है। टर्निंग मोमेंट, मोमेंट कितना प्रोड्यूस होता होगा, तो देखो एक पुल्ली है जिसको आप इधर से T1 नाम से खींच रहे हो और इधर से T2 नाम से खींच रहे हो, ठीक है। तो नेट टेंशन कितना है, नेट टेंशन, नेट टेंशन कितना है, नेट टेंशन, नेट टेंशन इज इक्वल टू T1 माइनस, ठीक है। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन बेल्ट, ठीक है। जो बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है ना, दैट इज T1 माइनस, अब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस,
ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है r1, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स कितना है मेरा T1 माइनस T2 और डिस्टेंस कितना है मेरा R1, क्योंकि ये जो T1 माइनस T2 नाम का फोर्स है वो पुली के सेंटर में थोड़ी लगा है, पुली से R1 डिस्टेंस पे लगा है ना, ठीक है, पुली के ऊपर लगा हुआ, पुली के सेंटर में नहीं, ठीक है, इसीलिए उसका डिस्टेंस बन रहा है, तो दिस इज द वर्क डन है ना, या मोमेंट T1 माइनस T2 इंटू R2, ठीक। अब मान लो ओमेगा 2 इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू ये T1 माइनस T2 इंटू R2 इंटू ओमेगा 2, मतलब V इज इक्वल टू R ओमेगा बोलते हैं ना अपन, तो ये V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, ये बन गया वेलोसिटी, V इज इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा 2, ठीक है, तो ये बन गया अपना वर्क डन पर सेकंड, एंड वर्क डन पर सेकंड इज कॉल्ड पावर, ठीक है, वर्क डन पर सेकंड इज कॉल्ड पावर, तो आपका पावर का फार्मूला आ गया ना, खत्म, यही तो है पावर का फार्मूला है, कितना T1 माइनस T2 इंटू, ठीक है, T1 माइनस T2 इंटू V, दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर। अब एक चीज और है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है TC, वो अगर लगा हुआ हो तो कोई खास फर्क, कुछ कोई खास भी नहीं बोलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता पावर, क्योंकि एक साइड में टोटल टेंशन कितना हो जाएगा T1 प्लस TC, और दूसरे साइड में कितना हो जाएगा T2 प्लस TC, तो TC और TC कट जाएगा, TC और TC कट जाएगा, तो फाइनली जो नेट फोर्स है वो तो T1 माइनस T2 ही रहा ना, ठीक है, बेल्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो T1 माइनस T2 ही रह जाता है, ठीक, तो इसीलिए पावर ट्रांसमिटेड में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, एक सेकंड में अटेंडेंस यानी कोई पहले पहले इससे पहले कि बंद हो जाए, ठीक है, तो ये पावर का फार्मूला लिख लिए, पावर P इज इक्वल टू प्रियांशु, यार व्हील मंगा रहा ना मामा बस।
पावर जीवन पैसा तोड़ना है कि ओकरे दुकान में तो पानी वानी गिरवा था इसकी बस हो गया झगड़ ज्यादा नहीं का हाँ प्रियांशु प्रियांशु राजपूत। माइक चालू हो गया प्रियांशु राजपूत बता भैया, पावर कितना? पावर लिख लिए? पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। ठीक है, अब अपने को इसमें कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर पता लगाना है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर मतलब ये तो पावर है जी, सिंपल है ना। अगर अपने को पावर ट्रांसमिट हो रहा है बेल्ट से, तो कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उसके लिए अपने को बेल्ट का टेंशन जानना होगा और बेल्ट कितनी स्पीड में चल रहा है वो जानना होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पावर का मतलब ये होता है कि कौन सी कंडीशन है जब पावर मैक्सिमम ट्रांसमिट आप कर पाते हैं। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस फार्मूले को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। दे देखो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए T1/T2 इज इक्वल टू K मान। ठीक है, पावर का जो फार्मूला है, पावर का फार्मूला इसमें T1/T2 इज इक्वल टू K मान। एक काम करो, टाइम खत्म होने आ गया है ना, डिफरेंशिएशन में टाइम लगेगा। ये अभी अपन यहाँ पर क्लोज करेंगे। कहाँ पर क्लोज करेंगे कि अपना पावर का फार्मूला T1 माइनस T2 इंटू V होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बस ये लास्ट है, ये मुश्किल से 10 मिनट का है। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप कैलकुलेटर रखोगे, कॉपी रखोगे, पेन रखोगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सॉल्व करके आंसर बताओगे। और सभी लोग बनाओगे, मैं किसी से भी पूछता रहूंगा, है ना, तो सभी लोग बताओगे। कोई डाउट अभी तक, कोई किसी को कोई समस्या अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई डाउट? सर ये आज का पेज प्लीज सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ये थ्योरेटिकल वाला जो भी रहेगा ना, मैं इसको भेज दिया करूंगा, क्योंकि इतना सारा लिखना भी पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या है, यस सर। सुन लिया करो। देखो तुम लोग क्या है ना, ये पूरा पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है ना, और लिखोगे तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं जाएगा, है ना। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि आप लिखते भी रहो और मेरा बात को सुनते भी रहो, समझते भी रहो, ये सब नहीं है ना। तो इसीलिए ध्यान देना कि जब मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ तो स्लाइड को आप देख के समझो, और सिर्फ जो मैं मेन चीज बता रहा हूँ कि जैसे पावर का फार्मूला है, तो वो छोटा छोटा चीज को ना बस लिख लिया करो कॉपी में, है ना। ठीक है, रफली रफली देख, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, हाँ ये फलाना टॉपिक चल रहा था, इसमें मेन पॉइंट ये था, मेन फार्मूला ये था, इसको याद रखना। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो है बस उतना ही नोट किया करो। ठीक है, और बाकी जो रहा ये पूरा स्लाइड का कंटेंट, ये मैं तुमको उसका व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करूँगा डेली का। ठीक है,
जैसे जैसे क्लास होती है। ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो। एक डाउट सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, इसका हाँ एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? देख, एग्जाम को कराने का है कि ऑफलाइन एग्जाम ही होना चाहिए, जैसा अपना ओल्ड पैटर्न जैसा होता था। ठीक है, कोशिश तो यही है कि ऑफलाइन ही हो एग्जाम। ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन का अल्टरनेटिव सिर्फ अभी इसीलिए सोचा जा रहा है कि अपने को फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म करना था ना, तो सिर्फ फाइनल ईयर के लिए सोचा जा रहा है ना, सबके लिए नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर वालों और को सेकंड सेमेस्टर? अब तुम लोग के पास तो टाइम है जी अभी, है ना, तुम लोग के पास टाइम है, तुम्हारा यस सर। एग्जाम कभी भी करवाया जा सकता है। क्या है, ऑनलाइन एग्जाम का ना वैलिडिटी नहीं रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम कैसे कराएंगे बताओ? ऑब्जेक्टिव में कराना पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में कराएंगे तो वैलिडिटी नहीं रहेगा। या फिर रिटन टेस्ट कराने का कोई तरीका अगर निकल जाए, है ना, ऑनलाइन में, तो एक बार रिटर्न करा सकते हैं, है ना, जैसा तुम लोग अभी करते हो ना 3 घंटे का पेपर, वैसा अगर कुछ हो जाए जुगाड़, वैसा हो रहा है, मतलब मेरे को सुनने में आया कि वैसे तरीका निकाले हैं, है ना, तो वैसा अगर हो जाए ना, तो फिर तुम्हारा रिटर्न एग्जाम ही होगा, है ना, भले वो ऑनलाइन हो जाए। आपको ऑनलाइन मतलब आपको कैमरे के सामने बैठ के करना पड़ेगा और कुछ, आप कैमरे के सामने बैठ जाओगे और 3 घंटे तक पेपर लिखोगे, है ना, और यहाँ से कोई आपको देखता रहेगा कि हाँ भाई चीटिंग वीटिंग तो नहीं चल रहा है ना। देखो अभी उसका इसीलिए तो अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया ना, उसका क्या है, एक्चुअल में इंतजाम नहीं बन पाया पूरी तरह से। इंतजाम पूरा बन जाएगा ना, तो आप लोग को बताया जाएगा।